स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएसए फिजिक्स पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के घर में पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाला हूं और शुरू करने वाला हूं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस कई मायनों में है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग का और मेडिकल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह चैप्टर जो है फंडामेंटल चैप्टर कहलाता है क्लास 12 का, क्योंकि इस चैप्टर का कनेक्शन हर चैप्टर से है। यानी वॉल्यूम 1 जो एनसीईआरटी आपका वॉल्यूम 1 है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वॉल्यूम 1 में, सारे चैप्टर का कनेक्शन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। तो आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे और इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देते हैं कि बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में 5 ब्रांचेज हैं। क्लास 11th और 12th दोनों को कवर करता है ये 5 ब्रांचेज। पहला ब्रांच जो है फिजिक्स का वह है मैकेनिक्स, सेकेंड ब्रांच जो है थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड जो ब्रांच है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, फोर्थ जो ब्रांच है वह ऑप्टिक्स है और फिफ्थ जो ब्रांच है उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो ब्रांच है फिजिक्स का, ये फिजिक्स के वॉल्यूम 1 यानी एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 क्लास 12 को कवर करता है। सारा चैप्टर इसी के अंतर्गत आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जितने भी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना पड़ेगा अच्छी तरह से, तभी हम सारे फेनोमेनन को हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो हम कहते हैं कि ये चार्ज से रिलेटेड है, तो चार्ज 2 कंडीशन में हम लोग रखते हैं, चार्ज को रेस्ट पोजीशन पे और चार्ज को मोशन में। जब हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे तो उससे चारों ओर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और जब हम चार्ज को मूविंग कंडीशन में रखते हैं तो मूविंग में भी 2 सिचुएशन डेवलप होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक एक्सेलरेशन से। तो जब चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डेवलप होता है। लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ता है तो उसमें इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और रेडिएशन तीनों ही उसमें इफेक्ट दिखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखता है और उससे रेडिएशन भी बाहर निकलता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सारे फेनोमेनन का स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नाम से पता चल रहा है इसमें 2 वर्ड शामिल है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उससे रिलेटेड सारे फेनोमेनन का स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में होनी चाहिए। एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 में जब हम चलेंगे तो उसमें इस कंडीशन पर 2 चैप्टर बनाए हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है और चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो ये 2 चैप्टर का स्टडी हम जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे रहता है तब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें भी 2 वर्ड शामिल है, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, यानी चार्ज मोशन में रहना चाहिए। चार्ज मोशन में जब रहेगा तो उसमें 2 कंडीशन है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है कोई चार्ज, तो उसमें इतने सारे चैप्टर्स हम स्टडी करते हैं। एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इतने चैप्टर्स का स्टडी जब हम चार्ज को मूविंग कंडीशन में रखेंगे, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी।
जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उससे करंट डेवलप होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जब करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में तो उसके चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इसमें डायपैराकैरोमैग्नेटिक सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका फुल फॉर्म है, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का रिवर्स है। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट को डेवलप कर देते हैं। इसका रिवर्स इफेक्ट है, जिसमें करंट को फ्लो कराता है, वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से करंट डेवलप होता है। चैप्टर नंबर 7 में जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 7 चैप्टर से तक, चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चार्ज मूव करेगा तब हम स्टडी करेंगे। अब हम चलते हैं जब चार्ज एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो जब एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसमें 3 इफेक्ट्स होते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, और उसमें रेडिएशन भी क्रिएट होता है। उस चार्ज से रेडिएशन भी क्रिएट होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसको चैप्टर नंबर 8 में हम स्टडी करेंगे, और ये सबसे छोटा चैप्टर है क्लास 12 का, स्मॉलेस्ट चैप्टर इन क्लास 12। तो अब देख सकते हैं कि ये सारा चैप्टर जो है 8 चैप्टर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर कर रहा है, जो एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 में है। एक बुक कंप्लीट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर कर लेता है। अब हम इसकी बात करते हैं कितने मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 1 और 2। ये दोनों मिला के आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। करंट से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म से ये दोनों मिला के 4 और 5 से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 और 7 से भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओनली 3। तो सभी मार्क्स को अगर ऐड किया जाए तो आपका 34 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे आउट ऑफ 70। तो 70 में 34 मार्क्स जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। तो आशा करता हूं कि आपको इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कैसे इसको स्टडी करेंगे। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। और जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके सराउंडिंग में फेनोमेनन क्रिएट होते हैं। सारे फेनोमेनन का स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। कौन कौन सा फेनोमेनन? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 3 फेनोमेनन का स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे जब चार्ज रेस्ट में रहता है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। द ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स which deals with the study of electric force, electric field and electric potential due to charges at rest is known as electrostatics। यानी जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उससे जो फेनोमेनन क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम फिर क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा एप्लियंसेस हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल्स पे आधारित है, उस पे बेस्ड है। तो कौन कौन सा हमको इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, एप्लियंसेस पढ़ना है, जानना है। इसका जो एप्लियंसेस है वह है कैपेसिटर, फोटोकॉपियर, इसी को हम लोग बोलते हैं जेरोक्स मशीन। कैपेसिटर, इसको मार्केट नेम है कंडेंसर, इसको मार्केट में हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर। ठीक है, इसको सेकंड चैप्टर में हमको पढ़ना है। फोटोकॉपियर, भांडी ग्राफ जनरेटर, हाई वोल्टेज क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो हमको इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाता है। नहीं, किसी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है,
वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्सेस नहीं पहुंच सकता। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसके बाद माइक्रोफोन, इसे हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फेनोमेनन पे बेस्ड है। एक है लाइटनिंग रॉड, जिसे हम कहते हैं, इसको लाइटनिंग के रूप में नाम जानते हैं, जो बाहर में बिजली कड़कता है, थंडरिंग आता है। तो उसके लिए एक रॉड का डेवलपमेंट किया गया, किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग रॉड, जो हमको बहुत हेवी डैमेज से बचाता है। घर के बाहर में एक त्रिशूल जैसा रखा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग रॉड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको इन्वेंशन किया था। तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका अप्लायंसेस, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फेनोमेनन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 में आपको दोनों ही चैप्टर यूनिट फर्स्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर 1 में जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में जानना है, और चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में जानना है। तो इस चैप्टर में, यानी चैप्टर 1 में देखा जाए तो इसमें मेनली हम लोग 5 टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल और गॉस लॉ। ये मेनली 5 टॉपिक का स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। इसमें मेनली हम लोग 3 टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में जानना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और कैपेसिटर्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर्स, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। तो ये 2 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको सबसे बेसिक जो टॉपिक है, जो फंडामेंटल टॉपिक है, जिसके बिना हमको कोई भी फेनोमेनन समझना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हिस्ट्री है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को डेवलप करने के कितने सारे मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में जब जान लें हम लोग अच्छी तरह से, तभी हम आगे का टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहले हम लोग चार्ज के हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं कि चार्ज का क्या हिस्ट्री है, क्या क्या उसका इतिहास रहा है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक उसका एंशिएंट व्यू और दूसरा उसका मॉडर्न व्यू। तो पहले हम लोग बात करेंगे एंशिएंट व्यू की बात। तो बच्चों, एंशिएंट व्यू को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ज का जो इतिहास रहा है वो 2600 साल, आज से लगभग 2600 साल पुराना है। तो क्या है 2600 साल पहले, हम लोग चलिए देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बात, यानी 600 साल बीसी। प्रकृति में मुख्यतः 4 घटनाएं हम लोग ऑब्जर्व किए। पहला घटना था एम्बर इफेक्ट, दूसरा घटना था टॉर्पेडो फिश, तीसरा घटना था संत एल्मोस फायर और फोर्थ है लाइटनिंग। ये 4 घटनाओं में से सबसे पहली घटना जो है एम्बर इफेक्ट के बारे में थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया 600 बीसी में, जो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, जो थेल्स प्रमेय के नाम से बड़ा प्रख्यात हैं, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े भी थे थेल्स प्रमेय के बारे में। एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, थेल्स ऑफ मिलेटस का? एम्बर अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल्स व्हेन इट इज रब्ड विद कैट स्किन। जब हम किसी एम्बर को कैट स्किन के साथ यानी बिल्ली के खाल के साथ रगड़ते हैं तो क्या पाया क्या कि एम्बर जो है, एम्बर एक ऐसा मिनरल्स है जो पेड़ के छाल को जैसे काटते हैं तो उसमें एक लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड कुछ देर के बाद देखिएगा ठोस हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। इसे ज्वेलरी में भी हम यूज करते हैं एम्बर को। एम्बर को जब बिल्ली के खाल के साथ जब हम रब किए तो पाए क्या कि वो स्मॉल पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, लाइटर पार्टिकल। लगा कोई जादू हो रहा है, लेकिन यहाँ उस समय कोई उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन थेल्स के पास नहीं था। उसका कोई रिटन एविडेंस उनके पास नहीं था। खाली इसने ऑब्जर्व किया कि लाइटर पार्टिकल को एम्बर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है जब हम उसे बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट इसने किया थेल्स साहब ने।
इस एक्सपेरिमेंट के बाद 2200 साल बाद, 2200 साल बाद यानी ईसा के जन्म की 1600 साल एडी, यानी 2200 यानी यहाँ से यहाँ तक 2200 साल लग गए। विलियम गिलबर्ट्स जब आए तो 2200 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट हुआ। तो विलियम गिलबर्ट्स जो है एक इंग्लैंड के फिजिसिस्ट थे, एक डॉक्टर थे और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के ये पर्सनल डॉक्टर भी थे। इनका जो बुक है डी मैग्नेट बहुत पॉपुलर था। इस डी मैग्नेट में अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बताया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। इनका जो एक्सपेरिमेंट जो था वो एम्बर इफेक्ट को ही आगे की ओर बढ़ाया। इसने क्या पाया कि प्रकृति के बहुत सारे सबस्टांसेस इसने लिया, नेचर में बहुत सारे सबस्टांसेस को सिस्टमैटिक स्टडी किया और वो सबस्टांसेस को कैट स्किन के साथ जब हम उसको रब किए तो पाए क्या कि एम्बर जैसा ही ये बिहेव कर रहा है। एम्बर क्या करता था, लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता था, तो ये सबस्टांसेस भी लाइटर पार्टिकल को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी की है। विलियम गिलबर्ट्स मेड ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सबस्टांसेस दैट बिहेव लाइक एम्बर, जो एम्बर जैसा व्यवहार करता था। तो एम्बर का जो बिहेवियर था सेम बिहेवियर ये सबस्टांसेस को भी इसने पाया। तो बहुत सारे सिस्टमैटिक स्टडी करके बहुत सारे सबस्टांसेस की इसने खोज की। इन्होंने ही एम्बर का नाम को परिवर्तन करके यानी चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी रखा, जो आज के डेट में हम लोग उसको इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जानते हैं। तो कुछ तो उसमें हुआ होगा कि उस चार्ज को किसी लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फेनोमेनन को इसने नाम दे दिया चार्ज। तो इसको हम ग्रीक वर्ड में एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और लैटिन वर्ड में इलेक्ट्रम बोलते हैं, और विलियम साहब ने इसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। आज के डेट में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट विलियम साहब ने दिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं लेकिन हम मुख्यतः 3 साइंटिस्ट के बारे में बताएं जिनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए जो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ये फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट के नाम से जाने जाते थे, फाउंडर फादर, ठीक है। और इनका जो अचीवमेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का, वो काइट एक्सपेरिमेंट था और लाइटनिंग रॉड था और बाइफोकल आइलैंड्स था। ये 3 एक्सपेरिमेंट इनके बहुत ही पॉपुलर हुए। इन्होंने चार्ज के 2 पोलैरिटी के बारे में सबसे पहले साइन किया, यानी इनका एक एविडेंस दिया कि चार्ज में 2 पोलैरिटी है, एक प्लस लिया एक माइनस लिया, एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया, एक नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ही चार्ज के 2 टाइप्स के बारे में हमको असाइन किए, यानी बताए। तो ये था आपका एंशिएंट व्यू अबाउट चार्ज। अब हम इसके मॉडर्न व्यू की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि मॉडर्न व्यू क्या कहता है चार्ज के बारे में। अब हम समझते हैं मॉडर्न व्यू अबाउट चार्ज। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स जो है मैटर से बना हुआ है और मैटर का 2 इंट्रिंसिक और उसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो क्या क्या होता है मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, देखते हैं हम लोग। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसके 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं, इसे बोलते हैं फंडामेंटल। इसलिए बोलते हैं कि सभी मैटर में ये प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। पहला क्या है, मास, और दूसरा क्या है, चार्ज। ये 2 इनहेरेंट प्रॉपर्टी होते हैं किसके, मैटर के, मास एंड चार्ज। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यानी किसी भी मैटर में अगर मास है तो इस प्रॉपर्टी के चलते क्या क्रिएट होता है, इट क्रिएट्स ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है। अगर हम चार्ज अगर है मैटर पे तो ये क्या क्रिएट करेगा, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक
as well as मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही देगा जब किसी बॉडी पे चार्ज है ना, और मास के बाद ही ये चार्ज डेवलप होता है, यानी जिस बॉडी पे मास होता है उसी बॉडी में चार्ज होगा। तो चार्ज जो है, ये चार्ज को हम दो वे से समझेंगे। एक इसका फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड चार्ज। चार्ज एक्वायर्ड कैसे करता है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि जिस बॉडी पे हमको चार्ज एक्वायर्ड करना है उसके लिए क्या कॉज है। तो चार्ज डेवलप करने के लिए कॉज को हमको समझना है, ठीक है। तो इस चार्ज को हम दो वे से समझेंगे, एक फंडामेंटल चार्ज और एक है एक्वायर्ड चार्ज ऑफ द मैटर। चार्ज कैसा चार्ज है, ये एक्वायर्ड चार्ज के बारे में बात करेंगे, कॉज ऑफ चार्ज। every matter made up with several atoms, जितने भी मैटर्स होते हैं पूरे यूनिवर्स के, वो एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे एटम अगर हम रखते हैं, कंबाइन करते हैं, बहुत सारे एटम का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं, तो इससे हमको मैटर का डेवलपमेंट होगा। हम जैसे कि जानते हैं कि मैटर का जो स्टेट होता है ये तीन होते हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या होगा, गैस, ठीक है। मैटर इस थ्री फॉर्म में यूनिवर्स में पाए जाते हैं। सॉलिड में क्या होगा कि इस एटम का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं, और गैस में लिक्विड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम के बीच में और कम पाए जाते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं वो किसमें पाए जाएंगे, सॉलिड। तो मैटर का ये थ्री स्टेट्स होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, जैसे ये एटम है, बहुत सारे एटम से मिलकर क्या बना है, मैटर। तो एटम को क्या बोलेंगे, एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर का ये बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि जितने भी मैटर होते हैं वह एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज एटम, तो बात करते हैं हम लोग एटम की। एटम है क्या, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एवरी मैटर। मैटर का ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है, कौन, एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर के बिना हम इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटम का क्या स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में, कि एटम को स्फेरिकल कंसीडर किया गया, स्फेरिकल शेप में एटम, और इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है एटम का बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उसके सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका जो कंपोजिशन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिचुएटेड होते हैं, और इसके चारों ओर जो है सर्कुलर और इलिप्टिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं,
विथ डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, किस ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट ऑर्बिट कैसा होगा, सर्कुलर भी हो सकता है और इलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर और इलिप्टिकल होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कंसीडर किया गया है वो नेगेटिव, और प्रोटॉन पे जो चार्ज कंसीडर किया गया है वो पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, मास तीनों में होता है, लेकिन चार्ज जो होता है बस प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में होते हैं। इसे हम बोलते हैं एटम। और न्यूक्लियस के अंदर में जो फंडामेंटल पार्टिकल बोले हैं, इसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। तो न्यूक्लियस है क्या, एक सेंट्रल पार्ट है इस एटम का, जहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा एटम का कॉन्सेंट्रेट रहता है, या ऐसे बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस रीजन में। टोटल मास जो होता है एटम का कॉन्सेंट्रेट होता है, या टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसा हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियस के अंदर में सिचुएटेड होता है, ये दोनों जो है न्यूक्लियस के अंदर में सिचुएटेड होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाया जाता है, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कितने स्पीड से मूव करता है, अप्रॉक्स 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से ये इसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करेगा। तो एटम का जो साइज होता है, साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम। एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, size of the nucleus 10⁻⁻15 मीटर to 10⁻⁻14 मीटर होता है। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर, इसका छोटा साइज होता है और ये बड़ा साइज। क्लियर है। इसे हम बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम का कितने पार्टिकल्स इसके अंदर में हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इसके सर्कुलर पाथ या एलिप्टिकल पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, और इसे बोलते हैं लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका जो एनर्जी होता है, ये यहाँ पे इसको जो बाइंड करने की जो कैपेसिटी होता है न्यूक्लियस का, वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम इसे आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? तो एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और थर्ड क्या है, न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अगर इसके चार्ज और मास की बात कर लें, तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 9.11 10⁻⁻31 के। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दिया गया, नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया। प्रोटॉन का जो मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन
वो कितना होता है 1.673 10⁻⁻27 kg एंड मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, इसका वैल्यू होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट नेचर अपोजिट होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.675 10⁻⁻27 kg एंड चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 0 होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। इसीलिए इस दोनों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज होता है उसी को वन क्वांटा बोलते हैं, वन क्वांटा ऑफ चार्ज। तो मैंने बताया कि चार्ज जो है एक फंडामेंटल होता है और एक होता है एक्वायर्ड। तो फंडामेंटल में क्या किसका चार्ज समझेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं उसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। अब हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड चार्ज। एक्वायर्ड चार्ज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके मास को कंपेरिजन किया जाए तो याद रखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1838 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सबसे छोटा मास किस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे, और सबसे बड़ा मास किस में होता है, न्यूट्रॉन पे, और न्यूट्रॉन के बाद किसका मास होता है, प्रोटॉन पे। तो सबसे छोटा मास आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, तो ये हुआ चार्ज और मास के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, इसे बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इन एन एटम क्या पाया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कहां पे, एटम में। सो नेट चार्ज विल बी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। दोनों के अमाउंट अगर सेम है तो नेट चार्ज विल बी 0। तो नेट चार्ज जो होता है एटम का 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एटम पे चार्ज नहीं है, एटम पे चार्ज है। दैट मीन्स एटम हैज इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज, अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। चार्ज होगा लेकिन अपोजिट और इक्वल अमाउंट में होगा। नेट चार्ज जो होगा एटम का 0 होता है। दैट इज वाई एटम से मिलकर कौन बनता है, मैटर, एंड मैटर बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों ही न्यूट्रल होते, उदासीन होते, और इसी को हम बोल सकते हैं अनचार्ज होते। कौन कौन, एटम और मैटर। ठीक है, अब हम ये बात करना चाहते हैं कि मेरे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा पार्टिकल जो है मैटर पे एक्वायर्ड चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्टिकल जो है फंडामेंटल पार्टिकल एक्वायर्ड चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखेंगे एक्वायर्ड चार्ज के बारे में बात करते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने देखा कि एटम जो होता है
वो न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं नेचर के। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है कि वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता है, क्या इसके स्टेबिलिटी का क्या रीजन है उसके पीछे। तो देखेंगे यहाँ पे P और N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फोर्स के बारे में। तो पहले हम इनसाइड द न्यूक्लियस बात कर रहे हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर हम देखा जाए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो दोनों में प्लस चार्ज होता है, तो दोनों में रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, रिपल्सिव नेचर का होता है। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर में है, इसलिए इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, और ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है और दोनों में हम जानते हैं कि मास होता है, इसमें और एक फोर्स लग सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये बहुत वीक फोर्स होता है, बहुत कमजोर फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगा किससे? Fe से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Fn जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? Fe से। तो इसका जो नेट फोर्स इनवर्ड होगा, नहीं अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का नहीं होगा, इसलिए 2 प्रोटॉन यहाँ पे बाइंड होते हैं, कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर में। दूसरा अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में दोनों मास है, तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। क्यों लगेगा न्यूक्लियर फोर्स? क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर में है और ये दोनों अट्रैक्टिव नेचर का है, तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। अब हम एक और बात कर लेते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का, इसमें दोनों में चार्ज नहीं है, एक में चार्ज है एक में चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें दोनों मास होने के चलते इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोनों न्यूक्लियस के अंदर में है, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स लगेगा Fn। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों ही अट्रैक्टिव नेचर का है, इसलिए जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, वो बाइंड होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये लूजली बॉन्डेड होता है, तो जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने का चांस सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं निकल के इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो उसको हम समझेंगे। तो ये समझ में आ गया कि किसका ट्रांसफर हो सकता है इस एटम से, तो एटम से ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड हो सकता है, ये लूजली बॉन्डेड होता है। लूजली बॉन्डेड होने के चलते ये इजी वे में बाहर निकल जाता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होने के चलते वह न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। मान लेते हैं कि 2 बॉडी है मेरे पास, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, दोनों बॉडी अभी न्यूट्रल है, दैट मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, अभी दोनों ही न्यूट्रल बॉडी, प्रोटॉन जितना है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा, दोनों न्यूट्रल। अब दोनों बॉडी को जब रब करेंगे, बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2 रब करेंगे, देन व्हाट विल हैपन?
इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन। कब होगा? तो वो डिसाइड होगा वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन से डिसाइड होता है। और वर्क फंक्शन क्या है? दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। किसी इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट ऑर्बिट से निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। किसी बॉडी से जब निकालते हैं तो वर्क फंक्शन देखना है कि किस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है। अगर इस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है और इस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होगी और ये लूजली बॉन्डेड होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसका वर्क फंक्शन कमजोर होता है, वीक होता है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो जब दो बॉडी को हम रब करेंगे देन व्हाट विल हैपन? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। मान लेते हैं कि इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ सेकेंड बॉडी। ये फर्स्ट बॉडी का वर्क फंक्शन मान लेते हैं कि कम है। अगर वर्क फंक्शन फर्स्ट बॉडी का कम होगा, इफ, ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी का कम, इसका भी हो सकता है, तो मैंने यह कंडीशन लगा दिया, इफ वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ सेकेंड बॉडी देन व्हाट विल हैपन आफ्टर रबिंग? रबिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा पहले से और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे बॉडी पे चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के चलते प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा यहाँ पे हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव की संख्या बढ़ गई, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का रीजन क्या हुआ? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कॉज ऑफ चार्ज जो होगा क्या होगा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉज हुआ चार्ज का। एक ऐसा चार्ज है जो ये चार्ज डेवलप हुआ, इसी चार्ज को बोलते हैं एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी, एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और इसमें नेगेटिव चार्ज एक्वायर, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। एक्वायर्ड चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे कि वर्क फंक्शन किस बॉडी का ज्यादा है। तो ये जो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया, एक्वायर्ड चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या आया? द कॉन्सेप्ट ऑफ acquired charge comes from efficiency और deficiency of इलेक्ट्रॉन्स के इफिशिएंट होने से या इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंट होने से क्या होता है? चार्ज एक्वायर्ड होता है। कंसेप्ट ऑफ एक्वायर्ड चार्ज। तो चार्ज एक्वायर्ड कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का कमी हो या इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो।
तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने से ही बॉडी में चार्ज एक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड चार्ज। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई होगी कि मॉडर्न व्यू क्या है चार्ज का, और चार्ज का दो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया, एक फंडामेंटल और एक एक्वायर्ड चार्ज। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चार्ज होता क्या है, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है, चार्ज का क्या मेथड है डेवलप करने का, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये जहन में बैठ गई होगी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और फिजिक्स के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।